हेलो बच्चों, वेलकम टू टैलेंट कोचिंग क्लासेस। कैसे हो बेटा सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो बेटा, हमारी जो सीरीज चल रही थी फिजिक्स की 12th क्लास की, जो स्टेट बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ये, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो, आपका आरबीएसई वगैरह हो या कोई भी बिहार बोर्ड हो, कोई भी हो, क्योंकि सभी में सेम फिजिक्स होने वाली है। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। ये क्लास इंपॉर्टेंट किसके लिए? आईआईटी जेई और नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं उसी लेवल से आपको पढ़ा रहा हूँ, उसी लेवल से आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। तो आपने का टारगेट यही है। अगर आपने साइंस लिया तो आपका मेन टारगेट तो यही होगा कि भाई आप कम से कम एंट्रेंस एग्जाम में बैठो, मतलब आईआईटी जेई और नीट के एग्जाम आप कम से कम तो एक बार फॉर्म भर के तो दोगे, तो आपको पता तो लगे पैटर्न है क्या। बात समझ में आ रही है? तो आपको ये क्लासेस देखना जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप आज कोई जैसे नए बच्चे आ गए और आज से वो देखना स्टार्ट करें। उन्होंने पिछले 6-7 मे बी 7 लेक्चर हो चुके पिछले, तो 7 लेक्चरों को आपने छोड़ दिया हो। बेटा अगर आप इस क्लास को देख रहे हो तो पहले जाके मैं ये सजेस्ट करूंगा, पहले उन 7 लेक्चर को देखो, क्योंकि आज वाली जो आप क्लास देखोगे तो आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि पिछली वाली क्लास आपने देखी नहीं है। क्योंकि वहां पे जो बेस बना हुआ है ना, वो 7 क्लास जो पहली वाली जो पिछली 7 क्लास हो चुकी है ना, उनसे बेस बना हुआ है। तो उन 7 क्लासों को देखो, देन आप 8वीं इस क्लास को देखो। अगर जैसे इसके बाद भी कोई और क्लास आती है और बच्चा नया आता है, तो पहले पुरानी क्लासेस को देखो, फिर उसके बाद नई क्लासेस पे आओ, तभी आपको समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब देखो, हमारे जो चैप्टर चल रहा था वो बहुत आगे पहुंच चुका है। पिछले जो लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी, वो मैंने बात की थी कि हमारे पास जो पॉइंट चार्ज था, जो बिंदु आवेश था, उसके लिए अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी तो उसके लिए अपन E इजिकल टू निकालते थे KQ/R² फॉर्मूला से। लेकिन मैंने बात की कि भाई हमेशा हम पॉइंट चार्ज नहीं लेंगे। यदि हमारे पास चार्ज है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, उसका वितरण हो सकता है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने 3 तरीका से पढ़ा था। रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठीय आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और आयतन आवेश वितरण मतलब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 तरीका के पढ़े थे। वहां से हमने 3 टर्म निकाली थी, रेखीय आवेश घनत्व, है ना, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। फिर हमने रेखीय आवेश घनत्व या रेखीय आवेश वितरण के ऊपर 1-2 न्यूमेरिकल किए थे। पहला एक हमने सीधी रॉड ली थी, उस रॉड पर अपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया था और हमने विद्युत क्षेत्र का मान निकाला था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला था। उसके बाद एक सेमी सर्कल लिया, उस पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला था। अपन जो आज जो डेरिवेशन करने वाले हैं वो ये है कि सर्कल का 1/4 पार्ट, मतलब क्वाड्रेंट के लिए अपन क्या करने वाले हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के बेटा अपन इसको पढ़ेंगे। मेन जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको पता ही है कि चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना है और एक अच्छा सा कमेंट करना है। अगर कोई सजेशन हो तो वो सजेशन आप दे सकते हो कि सर हिंदी इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम है, स्पीड में कुछ प्रॉब्लम है, समझ में कुछ नहीं आ रहा, या आपको इस तरीका से कुछ करना है, हमको सजेशन देना है, तो आप निश्चिंत होकर आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। ठीक है। बाकी अगर आपको किसी भी तरीका की कोई जरूरत हो, कोई डाउट हो, कोई चीज समझ में नहीं आए, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरा फोन है 9672184972। इस पे 24/7 कभी भी आप फोन कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बात समझ में आ गई? तो चलो बेटा, बिना किसी देरी का अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो बेटा, मैं क्वाड्रेंट की बात कर रहा था, तो देखो सर्कल का जो 1/4 पार्ट होता है उसको अपन क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो इस पे अपन बात करेंगे आज। देखो ये इस तरीका का कुछ क्वाड्रेंट होता है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया। इसको मैं O पॉइंट दे रहा हूं, सेंटर पॉइंट। क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन मैं यहां पे लिख देता हूं, क्वेश्चन लिख देता हूं, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। ठीक है। पॉइंट O पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसकी जो रेडियस है वो हमारे पास क्या है, R रेडियस ले ली मैंने, ये भी रेडियस R है। हमने जैसे ही इसको +Q चार्ज दिया, +Q चार्ज क्योंकि चालक की प्रॉपर्टी होती है कि जैसे इसको हम आवेश देंगे तो ये इसकी सरफेस पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। ठीक है। हमने इसको Q चार्ज दिया। बात क्लियर हुई? अब अपन को जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो निकालनी है यहां पर O बिंदु पर। अब देखो, अगर हमसे वो बोलता, देखो अब हमने ये चार्ज दिया है Q आवेश, तो क्या ये बिंदु आवेश है क्या? अगर हमारे पास बिंदु आवेश होता तो बिंदु आवेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो क्या हो जाता, KQ/ इसकी डिस्टेंस कितनी है R, तो R² हो जाता। लेकिन ये हमारे पास बिंदु आवेश नहीं है, ये हमारे पास हमने चार्ज को क्या कर दिया, वितरित कर दिया, तो ये बिंदु आवेश कहाँ रहा? तो इसके लिए अपन को क्या करनी पड़ेगी, एक अल्पांश, एक एलिमेंट की कल्पना करनी पड़ेगी। तो देखो ध्यान से, उसको कैसे करते हैं अपन। सिंपल सी बात है बेटा, यहां से एक एलिमेंट अपन कंसीडर करेंगे। ये लो, मैंने एक एलिमेंट मान लिया है। ठीक है। देखो डी थीटा का मैंने एक डी थीटा एलिमेंट मान लिया है। इसका जो एंगल है वो थीटा है यहां से। बात क्लियर हुई? इस जो हमने एलिमेंट माना है, देखो इसकी जो परिधि है
या इसकी क्या, ये तो क्या बन जाएगी, आर्क बन जाएगी, इसकी चाप बन जाएगी, उसको हमने ले लिया डीएल ले लिया। अब देखो टोटल आवेश हमारे पास क्यू है, तो इस पर जो आवेश होगा चार्ज वो छोटा चार्ज होगा डी क्यू, होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किधर होगी, इधर की तरफ होगी। तो ये मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले ली, और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी क्या होगी, छोटी छोटी होगी। ओके, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी मैंने क्या लिख ली, डी लिख ली। देखो जब हमने सेमी सर्कल के लिए पढ़ा तो सेम ऐसा ही हमने क्या माना था, एक एलिमेंट माना था। उस एलिमेंट को हमने माना था, तो पूरे में हमने यहाँ पे देखो ऐसा सेमी सर्कल बना था, तो यहाँ पे एक एलिमेंट लिया तो इधर भी एक एलिमेंट था। अगर कुछ यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा लेते तो यहाँ पे भी एक एलिमेंट था। पिछले बार लेक्चर में आप देखना सेमी सर्कल के अंदर, तो देखो यहाँ पे आप देखो इसकी दिशा इधर है, तो ये हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरा, तो इसके भी हमारे पास क्या होंगे, दो घटक होंगे। तो एक घटक इसका इधर होगा और एक घटक इसका इधर होगा। ये हमारे पास थीटा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एंगल में हम थीटा ले लेंगे, तो ये क्या होगा डीई कॉस थीटा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, डीई साइन थीटा। देखो सेमी सर्कल वाले केस में, जो अर्धवृत्त वाला केस था, उसमें हमारे पास ये डी कॉस थीटा कैंसिल हो जा रहा था। क्यों, क्योंकि देखो इसके कारण डी कॉस थीटा इधर है, लेकिन एक एलिमेंट इधर बना था, उसके कारण डी कॉस थीटा किधर था, इधर था। तो वो हर एक एलिमेंट दूसरे जो अपना उसका जो मिरर एलिमेंट था, उसके मिरर एलिमेंट का जो डी कॉस थीटा वाला जो घटक था, ठीक है, उसको वो क्या कर देता था, कैंसिल कर दे रहा था। लेकिन डी साइन थीटा वाला उसका क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था। बात समझ में आ रही है हर एलिमेंट का। अब देखो ये एक्स डायरेक्शन में हो गया, मतलब मैं इसको बोल देता हूं कि ये एक्स डायरेक्शन में मतलब ई एक्स हो गया, ई एक्स की वैल्यू है, और ये वाई डायरेक्शन में मतलब ई वाई की वैल्यू है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है। अब इनका जो परिणाम ही होगा वो इनका परिणाम ही किधर होगा, ये वाला इनका परिणाम ही है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अगर मैं ई नेट की बात करूं यहाँ पे, ई नेट, तो जो ई नेट निकलेगा, ई नेट दिखाई दे रहा है, ई नेट होगा बेटा, देखो हमारे पास ई एक्स है और हमारे पास क्या है, ई वाई है। तो ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस 2 ई एक्स ई वाई कॉस थीटा का अंडर रूट। ठीक है, दो सदिशों का संयोजन के लिए आपने पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि इसके बीच में और इसके बीच में जो ये एंगल है टोटल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल का मान कितना है बेटा, 90 डिग्री है। तो ई नेट इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। इस फॉर्मूला को मैं इक्वेशन दे देता हूं 1। क्यों आ जाएगा, क्योंकि अगर थीटा का मान 90 रखेंगे तो cos 90 इज इक्वल टू क्या होता है, 0। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर बचेगा। यहां तक आपको आई हो, पास समझ में आ गई हो। अब अपन को जरूरत है किसकी, ई एक्स और ई वाई की जरूरत है। तो देखो ई एक्स कैसे निकालेंगे समझना। ई एक्स, देखो ई एक्स है हमारे पास, देखो एक एलिमेंट हम यहाँ पे ले लेंगे, देखो ये एलिमेंट हो सकता है, ये एलिमेंट हो सकता है, ये एलिमेंट, सारे एलिमेंट हो सकते हैं, आपको पता है। तो इनका एक्स डायरेक्शन में हर का घटक कितना होगा, प्रत्येक का घटक क्या होगा, डी कॉस थीटा होगा। तो इसको अगर मैं सभी एलिमेंट, क्योंकि अभी तो एक ही एलिमेंट की कल्पना की है ना, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट काट सकते हैं, यहाँ पे भी एक एलिमेंट, यहाँ पे भी एक एलिमेंट, यहाँ पे भी एक एलिमेंट, सभी का क्षैतिज घटक क्या होगा, डी कॉस थीटा होगा ये डायरेक्शन में। तो इसको मैं जोड़ लेता हूं, तो बहुत सारे हमारे पास घटक आएंगे, तो क्या हो जाएगा, डीई कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरीका से अगर मैं बात करूं ई वाई डायरेक्शन में, तो ई वाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी इंटीग्रेशन डीई साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। मतलब हमारे पास ई एक्स है और हमारे पास ई वाई, ये दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब अपन को समझना है कि हमारे पास ई एक्स की वैल्यू क्या आएगी। अब देखो इस घटक के लिए ये हमने जो अल्पांश काटा है, ये जो एलिमेंट काटा है, ये वाला एलिमेंट, इसके लिए तो अपन निकाल सकते हैं। देखो ये जो एलिमेंट है ना, मतलब डी क्यू क्या है, छोटा सा चार्ज, और छोटा चार्ज को क्या बोलते हैं अपन, पॉइंट चार्ज बोलते हैं, बिंदु आवेश बोलते हैं। और बिंदु आवेश के लिए हमको क्या पता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पता है। तो अगर मैं बात करूं इस डीई की, टू डीई इज इक्वल टू अपन को क्या मिलेगा, देखो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर मिल जाएगा, ये मिलेगा, क्योंकि इज इक्वल टू क्या था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे के एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं, डी क्यू हो जाएगा बेटा, दूरी कितनी हो जाएगी इसकी, ये वाली आर स्क्वायर हो जाएगी। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, क्लियर हो गई, ठीक है। अब अपन को देखो एक हमने जो टर्म पढ़ी थी वो कंटिन्यूअस, जो अपन के पास सतत आवेश वितरण था, उसमें पढ़ा था रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व हमारे पास क्या था, लैम्बडा। लैम्बडा बराबर क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब चार्ज अपन बात कर रहे हैं एलिमेंट की, उसमें डी क्यू है और अपॉन डीएल है। यहां से अगर मैं निकालता हूं वैल्यू किसकी, डी क्यू की, तो डी क्यू की वैल्यू मुझे मिलेगी लैम्बडा इंटू डीएल। बात समझ में आ गई। ये वैल्यू उठा के मैं कहां पर रख देता हूं, देखो ये किसकी वैल्यू निकाली अपने, डी क्यू की, डी के की वैल्यू क्या आई, लैम्बडा इंटू डीएल। ये वैल्यू उठा के मैं यहां पर रख देता हूं। तो डीई इज इक्वल टू जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा के
डी क्यू की वैल्यू है लेमड़ा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल क्लियर। ये वैल्यू उठा के बेटा मैं रख देता हूं, यहां पर रख देता हूं। तो देखो हमको ई बाई, पहले मैं ई एक्स के अंदर रख देता हूं, ई एक्स। तो ई एक्स इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, इंट्रीगेशन डी की वैल्यू क्या है, के लेमड़ा डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। बात समझ में आ गई। तो यहां से मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो ई एक्स इक्वल टू, देखो के हमारे पास कांस्टेंट है, लेमड़ा हमारे पास कांस्टेंट है, ओके, और हमारे पास आर स्क्वायर भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। यहां पे बचा क्या हमारे पास, डी एल कॉस थीटा। बात समझ में आ गई यहां तक। चलो आगे देखते हैं, मैं इसको एक बार रब कर देता हूं, ये लो, ठीक है, रब कर दिया। अब देखो हमारे पास, आपको पता है कि मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, ये हमारे पास रेडियस है, ये हमारे पास हमारे इसकी क्या है, त्रिज्या है, और ये हमारे पास इसका कोण है। तो आप जानते हो कि कोण बराबर हमारे पास क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या होता है, ठीक है। अब देखो हमको निकालना क्या है बेटा, तो डीएल का मान निकालना है। तो यहां से चाप इज इक्वल टू हमको मिलेगा कोण इंटू त्रिज्या, यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो चाप हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डीएल, एंगल हमारे पास क्या है बेटा, डी थीटा, और रेडियस हमारे पास क्या है, आर। तो ये वैल्यू मैं उठा के यहां पर रख देता हूं। तो देखो ये वैल्यू अगर उठा के इस इक्वेशन के अंदर रखूंगा तो मुझे, देखो मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, तो ई एक्स इज इक्वल टू मुझे मिलेगा के लेमड़ा अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएल की जगह मैं रख दूंगा आर डी थीटा, और ये कॉस थीटा। बात समझ में आ गई। देखो ई एक्स इज इक्वल टू, देखो आर से आर कांस्टेंट है, तो एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो के लेमड़ा अपॉन आर बचेगा हमारे पास, और इंटीग्रेशन बचेगा बेटा कॉस थीटा डी थीटा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो इसमें जो लिमिट लगेगी वो इंपॉर्टेंट है, वो लिमिट कहां से कहां तक लगेगी उसको देखो आप। देखो समझो मैंने पहला एलिमेंट सपोज ये ले लिया होगा, मैं रेड पेन से एक बार बता देता हूं आपको। पहला जो एलिमेंट में जो मैंने लिया होगा वो सपोज मैंने ये ले लिया होगा, यहां तक ये वाला एलिमेंट ले लिया होगा, ये वाला। तो यहां पे जो थीटा की वैल्यू होगी ना वो 0 डिग्री होगी, होगी कि नहीं होगी, पहला एलिमेंट। और जो अंतिम जो एलिमेंट लूंगा, लास्ट जो एलिमेंट लूंगा, वो लास्ट हमारे पास जो अल्पांश है वो क्या होगा, ये वाला होगा। मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 90 समथिंग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री तक क्या करेगी, वेरी करेगी। तो इसमें जो लिमिट लगने वाली है वो लगने वाली है 0 से 90 डिग्री लगने वाली है ना। अब आपको पता ही है, इसका मैं और सॉल्व करता हूं। तो यहाँ पे देखो ई एक्स इज इक्वल टू मुझे मिलेगा बेटा के लेमड़ा अपॉन आर, हमारे पास ऐसे ही है। आपको पता है कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है प्लस का। लिमिट लग जाएगी बेटा 0 से 90, और ई एक्स इज इक्वल टू के लेमड़ा अपॉन आर, वैल्यू रख दो। आपको बताया है मैंने आपको कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो साइन 90 माइनस साइन 0 डिग्री, देखो साइन 90 कितना हो जाएगा 1। तो ई एक्स जो मिलने वाला है वो के लेमड़ा अपॉन आर मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, के लेमड़ा अपॉन आर। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है मे बी, है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो ये क्या मिलेगा आपको, के लेमड़ा अपॉन आर मिलेगा, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और साइन 0 की वैल्यू 0। तो हमको क्या मिलेगा, के लेमड़ा इंटू आर इंटू 1। तो क्या मिलेगा, ई एक्स इक्वल टू के लेमड़ा अपॉन आर। बात क्लियर हुई। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं ई वाई की, तो ई वाई को अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो आप ध्यान समझना बेटा। अगर ई वाई की मैं बात करूं तो ई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीई की जो वैल्यू हमारे पास, डी की जो वैल्यू आई थी हमारे पास वो क्या निकल के आई थी बेटा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके, आगे देखो यहां से जो हमने डी क्यू की वैल्यू जो निकाली थी, देखो लेमड़ा, मैं यहां पे एक बार और लिख देता हूं बेटा, चूंकि लेमड़ा इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, डी क्यू अपॉन डीएल था, और हमने डी क्यू की वैल्यू निकाली लेमड़ा इंटू डीएल निकाली, और डी क्यू इज इक्वल टू हमको मिला, यहां से लेमड़ा की वैल्यू, डी लेमड़ा की वैल्यू हमने रखी, तो आर डी थीटा और लेमड़ा, ये मिला था हमको, ये वैल्यू उठा के मैं यहां पर रख देता हूं वापस। तो देखो ई वाई इज इक्वल टू, ये वैल्यू मैं पहले निकाल चुका हूं, है ना, तो आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, वो मैंने दोबारा लिख दी, आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो देखो बेटा, के को मैं बाहर ले लेता हूं, आर स्क्वायर को मैं बाहर ले लेता हूं, बचा क्या, डी क्यू की वैल्यू क्या है, आर
लैम्बडा डी थीटा साइन थीटा। सभी को दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो देखो ई बाई इज इक्वल टू, और मैं इसको थोड़ा सा और आगे मॉडिफाई कर देता हूं। तो देखो यहां से एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, क्या बचा? के लैम्बडा, नीचे बचा आर बेटा, और इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा बचा। बात क्लियर हुई? अब देखो इसमें भी अपन को किसकी जरूरत पड़ेगी? लिमिट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इसमें भी क्या लिमिट लगा देता हूं, है ना। तो देखो इसमें भी मैं लिमिट लगाऊंगा और इसको सॉल्व करूंगा। तो आपको पता है कि लिमिट कहां से कहां तक चल रही है। पहला जो अल्पांश है वो 0 डिग्री से चलेगा और लास्ट का अल्पांश 90 डिग्री तक पहुंचेगा। इसमें मैं अगर ई वाई की बात करूं तो ई वाई इज इक्वल टू के लैम्बडा अपॉन आर। साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा हमारे पास माइनस का कॉस थीटा होता है बेटा, है ना। समाकलन और अपकलन में दोनों में कंफ्यूजन मत हो जाना। लिमिट लगी है 0 से 90 डिग्री। तो ई वाई इज इक्वल टू के लैम्बडा अपॉन आर माइनस का कॉस 90, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बेटा कॉस 0 डिग्री। आपको पता है कि कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये तो 0 में गया, बचा 1। तो ई वाई इज इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है बेटा? के लैम्बडा अपॉन आर, क्योंकि इसकी वैल्यू v कितनी होगी? 1 होगी। अब आपको गौर से देखने की बात है कि जो एक्स डायरेक्शन में जो वैल्यू थी हमारे पास उसका मान क्या था? के लैम्बडा अपॉन आर। और वाई डायरेक्शन में जो हमारे पास वैल्यू है उसका मान भी क्या है हमारे पास? के लैम्बडा अपॉन आर। मतलब ई एक्स और ई वाई दोनों की वैल्यू हमको कैसी मिली है? एक समान मिली है। बात समझ में आ गई? एक समान मिली है। तो आगे देखो, अगर मैं इसको लिखना चाहूं, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है, इसको पूरे को रब कर देता हूं। देखो अगर मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से अगर बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि ई एक्स इज इक्वल टू हमको क्या मिला? ई वाई मिला। इसकी वैल्यू हमको क्या मिली? के लैम्बडा अपॉन आर। और इसको मैं मान सकता हूं ई के इक्वल। ठीक है, ये मान लिया मैंने, क्योंकि ई एक्स और ई वाई दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या है? इक्वल है। तो इसकी वैल्यू क्या है? के लैम्बडा अपॉन आर। तो दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो हमने दोनों को इक्वल मैंने क्या मान लिया? ई मान लिया। अब देखो हमको निकालना क्या है बेटा? इस बिंदु पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन वैल्यू को उठा के मैं कहां पर रख दूं? इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूं, तो हमको ई नेट मिल जाएगा। तो देखो ई नेट इज इक्वल टू ई एक्स की वैल्यू को मैंने दोनों को ई मान लिया, तो ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर का अंडर रूट। तो आगे इसको सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा? ई स्क्वायर 2 ई स्क्वायर। आगे फर्दर इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा अपन को? अंडर रूट 2 और ई कितना जाएगा? बाहर आ जाएगा। अब ई नेट, क्योंकि आपको पता है ई स्क्वायर मतलब बाहर आ जाएगा, तो ई आ जाएगा अपने पास। तो ई की वैल्यू हमको क्या है? के लैम्बडा अपॉन आर। तो कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू? के लैम्बडा अपॉन आर इंटू रूट 2। बात समझ में आ गई? ये हमारे पास जो हमारे पास क्वाड्रेंट था, 1/4 जो पार्ट था सर्कल का, उसके जो सेंटर पॉइंट था वो पॉइंट, उस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, उसकी वैल्यू क्या आई? के लैम्बडा अपॉन आर और इंटू रूट 2। ठीक है, मतलब रूट 2 गुना आई के लैम्बडा अपॉन आर की। बात समझ में आ गई? आई होप ये आपको समझ में आएगा। देखो बेटा, इसमें आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। आपको के की वैल्यू आपको पता है, लैम्बडा की वैल्यू कुछ दे सकता है, आर की वैल्यू कुछ दे सकता है। तो आप इसको क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरीका का क्वेश्चन भी आ सकता है। इस तरीका का जो भी क्वेश्चन आए तो आपको डायरेक्ट कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर ऐसा कुछ दिखे बिल्कुल सेम, तो ये सूत्र से आप क्या कर दोगे? उसको सॉल्व कर दोगे। ठीक है, अदरवाइज आपको पता है कि किस तरीका से मैंने आपको तरीका बता दिया, उस तरीका से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। बात समझ में आ गई? क्लियर? अब जो इंपॉर्टेंट जो एक मैं टॉपिक बता रहा हूं उसके ऊपर आप गौर करना। ठीक है, देखो देखो बेटा, अगला जो टॉपिक है वो हमारे पास ये है, आवेशित वलय की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज्ड रिंग। ओके, आवेशित वलय की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज्ड रिंग। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है आईआईटी जेईई मेंस के अंदर, है ना। जो मेंस का एग्जाम होता है उसके अंदर इसका न्यूमेरिकल
पूछा जाता है तो आपको ध्यान से समझना है। बिल्कुल एक बार मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। रिंग की तो रिंग की बात करेंगे तो रिंग कैसी होती है, आपको देखा कि चूड़ी, जैसे मैंने कड़ा पहन रखा है ना, ये कड़ा एक समझो ये रिंग है। इस रिंग को मैं बोर्ड पे सेम ऐसे ही रखूंगा और ऐसे रख के मैं क्या करूंगा, इसकी पूरा कैलकुलेशन करूंगा। ध्यान समझना। जैसे ये मेरे पास कड़ा है तो इस रिंग को मैं रख देता हूँ। पहले इसका डायग्राम समझना। डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रिंग को मैं कुछ इस तरीका से आपको शो करूंगा, है ना। बात क्लियर हो रही है। ये जो रिंग है ना, ये कड़ा, ये कुछ ऐसा रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है। इस तरीका से, मतलब मैं अगर ऐसा रख दूं तो ये इस तरीका से रखा हुआ है। बिल्कुल कड़ा इस तरीका से रखा हुआ है। अब देखो इसकी एक्सिस किधर होगी, इसकी जो एक्सिस होगी वो हमारे पास किधर होगी, ये वाली इसकी एक्सिस होगी। ठीक है साहब, ये एक्सिस हो गई यहाँ पे। अब इस एक्सिस पे कोई हमारे पास बिंदु होगा, इसको मैं सेंटर पॉइंट ओ मान लेता हूं। ये लो ओ मान लिया। यहां पे कोई बिंदु होगा, उस बिंदु पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। सपोज मैंने पी बिंदु मान लिया। बिल्कुल इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मैंने इसको एक आवेश दिया प्लस कैपिटल क्यू आवेश दिया, और वो इसकी सतह पर क्या हो गया, वितरित हो गया। क्योंकि चालक है हमारे पास, आवेशित है, तो इसकी सतह पर चारों ओर क्या हो जाएगा, वो वितरित हो जाएगा। ठीक है, वितरित हो गया। बात समझ में आ गई। अब देखो इसके सेंटर की, इसके केंद्र की जो दूरी है इस बिंदु से, वो मैं मान लेता हूं x मान ली। अगर देखो ये बिंदु आवेश होता तो बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो हम निकाल लेते कि सर ये जो नेट आएगा हमारे पास, वो हमारे पास आएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर ये बिंदु आवेश होता तो क्या ये आपको बिंदु आवेश लग रहा है क्या? ये बिंदु आवेश नहीं है, क्योंकि इस आवेश को हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया चारों तरफ। बस मतलब वितरित कर दिया है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने से ये क्या है, बिंदु आवेश नहीं रहा, और बिंदु आवेश नहीं रहा तो ये हमारे पास हो जाएगी, गलत हो जाएगा। ठीक है साहब, तो गलत हो जाएगा तो इसको सही करने के लिए करें क्या? तो देखो ध्यान से, इसको सही करने के लिए अपन करेंगे क्या, क्योंकि अपन को देखो बिंदु आवेश के लिए अपन को सूत्र पता है, तो कहीं ना कहीं अपन को ऐसे काम करना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ हमारे पास एक पॉइंट चार्ज बन जाए, कोई बिंदु आवेश बन जाए। और बिंदु आवेश या पॉइंट चार्ज या छोटा सा चार्ज बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, कोई ना कोई एक एलिमेंट काटते हैं। सेम यहाँ पे भी कोई ना कोई एक एलिमेंट लेंगे। मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया, ये वाला एक एलिमेंट ले लिया। ठीक है सर, ले लिया। इसकी जो लंबाई है वो मैंने dl ले ली, और इस पर जो आवेश है वो क्या ले लिया, मैंने dq ले लिया। ओके, इसकी लंबाई dl और आवेश क्या ले लिया, dq ले लिया। ये अल्पांश प्लस है, तो इस पर कुछ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ इस तरीका से आरोपित करेगा। ठीक है, मतलब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसकी डायरेक्शन कुछ इधर होगी। छोटा सा अल्पांश है, छोटा सा आवेश है, जो छोटा ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, छोटी होगी। अब देखो डी को देखना है कि डी है ना वो इधर जा रहा है ना, तो इसके हमारे पास दो घटक निकल के आएंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, अल्पांश है। एक क्षैतिज घटक होगा और एक ऊर्ध्वाधर घटक होगा। यदि मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूं तो ये इसका एक तो क्षैतिज घटक होगा थीटा की, तो ये थीटा है तो ये भी हमारे पास क्या होगा, थीटा एंगल होगा। थीटा के डायरेक्शन में जो घटक होता है हमारे पास, जो कंपोनेंट होता है वो होता है हमारे पास कॉस थीटा। तो किसका है, डी का, तो डी कॉस थीटा हो जाएगा बेटा। और एक हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होता है, कंपोनेंट होता है, उसको अपन क्या लेते हैं, साइन थीटा। तो डी का है तो डी क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब आपको देखने में तो ऐसा लग रहा होगा कि एक एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, एक वाई डायरेक्शन में जा रहा है, तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो दोनों डायरेक्शन होगी, लेकिन एग्जैक्ट इसकी डायरेक्शन दोनों में नहीं होती। किसमें होती है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होती है। वो क्यों होती है, ध्यान से समझना इसको। वो इसलिए होती है बेटा कि देखो यहाँ पे अगर अपन छोटे छोटे एलिमेंट मान रहे हैं और छोटे छोटे सब जगह एलिमेंट मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्योंकि अपन को पूरे इस रिंग के कारण निकालनी, सिर्फ इसी के कारण नहीं निकालनी। तो अगर एक एलिमेंट अल्पांश यहाँ पे माना है तो एक अल्पांश यहाँ पे भी होगा, इसका अपोजिट कभी ना कभी तो आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूं रेड पेन से कि इसके कारण भी इस पर कुछ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ इस तरीके से होगी कि नहीं होगी। ये वाली, ये भी हमारे पास अल्पांश है, तो ये भी क्या करेगा, डी वेक्टर लगाएगा। अब इसकी डायरेक्शन इधर है, तो इसके भी हमारे पास दो क्या होंगे, दो घटक होंगे। एक घटक हमारे पास कैसे होगा, ऐसे होगा, और एक हमारे पास घटक कैसे होगा, ऐसे होगा। मतलब ये इसके कारण ऊर्ध्वाधर घटक डीई
साइन थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, और ये क्या हो जाएगा, DE cos थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपके? अब देखो ध्यान से, अगर बात समझ में आ गई होगी तो आपको देखो डायग्राम से पता लग गया होगा आपको कि इसकी जो डायरेक्शन होने वाली है विद्युत क्षेत्र की, वो किधर होने वाली है, एक्स डायरेक्शन में होने वाली है। लेकिन देखो इसके कारण इसका जो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट था, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर घटक था, उसकी डायरेक्शन ये थी, और इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक है उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ। मतलब देखो DE दोनों का मान तो समान है, लेकिन दोनों के डायरेक्शन अलग है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। जो इसके ऊर्ध्वाधर घटक है वो इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, लेकिन जुड़ेगा क्या, इसका क्षैतिज घटक जुड़ेगा। बात समझ में आ गई, क्या जुड़ेगा, क्षैतिज घटक जुड़ेगा। अब मैं सिर्फ इस अल्पांश की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, मैं इस अल्पांश की बात करूंगा, और ये अल्पांश हमारे पास क्या है, छोटा सा है, तो इसको मैं बिंदु आवेश मान लूंगा। और बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो आपको पता ही क्या होती है, मैं इसको DE वेक्टर, तो DE इज इक्वल टू K DQ अपॉन में इसको मान लेता हूं, नीचे क्या है बेटा, R²। बात के लिए रुकी बेटा, इसमें क्या है ध्यान समझना कि ये तो हमारे पास अल्पांश के कारण निकला है, अपन को तो निकालना है टोटल के लिए। तो आपको पता है जो ई नेट जो हमारे पास आएगा, ई टोटल आएगा, वो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास क्षैतिज घटक थे वो जुड़ के आएंगे। तो मैं इसको इधर लिखता हूं, ई नेट की अगर मैं बात करूंगा, किसकी बात करूंगा मैं, ई नेट की बात करूंगा, तो देखो यहाँ पे और दूसरा एक कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट और हमारे पास बहुत सारे अल्पांश हो जाएंगे, सभी का DE cos थीटा इधर होगा, तो उन सभी के DE cos थीटा को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, DE cos थीटा। ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ओके ठीक है सर, ये मिलेगा, मिल गया। तो देखो DE cos थीटा मिला अपन, मिला कि नहीं मिला, ठीक है, बिल्कुल बात समझ में आ गई। अब ये जो DE की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को उठा के मैं रख देता हूं यहाँ पे, तो ई नेट इज इक्वल टू मुझे मिलेगा K DQ अपॉन R² और cos थीटा मिल गया, ठीक है। अब देखो ध्यान समझना, इसमें जो इंपॉर्टेंट जो बात है वो मैं बता रहा हूं। इसकी जो त्रिज्या है वो आप ले लो, हमारे पास क्या है, सर्कुलर रिंग है, बल है हमारे पास, गोलीय बल है, तो इसकी मैं त्रिज्या ले ली, कैपिटल R ले ली। बात समझ में आ गई। अब देखो ये जो कड़ा है ना, ये कुछ इस तरीका से रखा था, मतलब रिंग है, इस तरीका बल है हमारे पास, ये इस तरीका से रखी हुई थी, सर्कुलर रिंग, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास बल है। अब देखो इससे ये ऐसे रखा हुआ है, तो अगर मैं अल्पांश यहाँ पे काटूं या यहाँ पे काटूं, यहाँ पे काटूं, कहीं भी अल्पांश काट लूं, तो ये कुछ इस तरीका से रखी हुई है। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, r की वैल्यू भी हमारे पास हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट, और इस r की वैल्यू भी हमारे हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और इस थीटा की वैल्यू भी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट इसलिए रहेगी क्योंकि ये इस तरीका से रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, ये इस तरीका से रखा हुआ है, मैं खोल के नहीं बता सकता इसको, तो ये ऐसे रखा हुआ है कुछ इस तरीका से। अब देखो यहाँ पे अल्पांश लोगे तो भी x बराबर है, यहाँ पे लोगे तो भी x बराबर है। अब r की वैल्यू यहाँ पे अल्पांश लोगे तो भी बराबर है, इधर से नीचे से लोगे तो भी यहाँ पे अल्पांश बराबर रहेगा। दूसरी बात, मैंने एंगल की बात की, तो देखो यहाँ पे अगर जो एंगल है वही एंगल नीचे से होने वाला, वही एंगल इधर से होने वाला है, वही एंगल पीछे से होने वाला है। तो इसके अंदर हमारे पास r, कैपिटल R, x और थीटा, ये सभी कैसे रहने वाले हैं, एक जैसे रहने वाले हैं सभी अल्पांशों के लिए। जितने भी सारे एलिमेंट है उस सभी के लिए इन चारों की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो कांस्टेंट रहेगी तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, ई नेट जो मुझे मिलेगा, देखो के हमारे पास कांस्टेंट, ठीक है बेटा, आर हमारे पास कांस्टेंट, और देखो थीटा कांस्टेंट था, cos थीटा को भी मैंने ले जाऊं बाहर, हमारे पास बचा क्या, इंटीग्रेशन DQ। अब ये DQ क्या है इंटीग्रेशन के अंदर, ध्यान समझना। देखो इस अल्पांश के लिए मैंने DQ लिया, इस अल्पांश के लिए मैं DQ लूंगा, इनके सभी छोटे छोटे जितने भी सभी अल्पांश होंगे, छोटे छोटे अल्पांश, उन सभी अल्पांशों का मान कितना होगा, DQ। उन सभी को मैं जोड़ दूंगा तो मुझे जो टोटल जो चार्ज है ना वो हमने लिया कैपिटल Q, वो मिल जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं चूंकि इंटीग्रेशन DQ मतलब सारे जितने भी अल्पांश हैं उन सभी अल्पांशों को अगर टोटल में चार्ज को जोड़ दूं, टोटल आवेश को जोड़ दूं, तो मुझे कुल आवेश जो दिया है कैपिटल Q वो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, ठीक है सर वो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा, तो वैल्यू रख दो। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू ले लेता हूं और R² और ले लेता हूं बेटा मैं cos थीटा। बात समझ में आ गई यहां तक। अब देखो मैं इस डायग्राम पे आ जाता हूं, चूंकि cos थीटा, यहां से अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं, ये वाला, ये हम क्या ले लेते हैं, एक ट्राइंगल ले लिया हमने ये वाला, और यहां से मैं अगर cos थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो cos थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है, x, और x अपॉन हमारे पास क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, ये होता है ना।
इस डायग्राम से अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो x अपॉन आर हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू x अपॉन आर। ये वैल्यू मैं उठा के कहाँ पर रख देता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ, तो हमको मिलेगा k q अपॉन आर स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, x अपॉन आर, है क्या नहीं है, बिल्कुल सही बात। आगे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, ई नेट आपको मिलेगा बेटा, देखो k q x अपॉन आर क्यूब, ये वैल्यू आपको मिल गई यहां से, ठीक है। इसको और आगे सोल्व करना चाहें तो देखो मैं ऊपर वाला मिटा देता हूं, आई होप आपके यहां तक समझ में आ गया होगा। तो मैं सारा मिटा देता हूं यहां से, है ना, ये लो, ये मैंने रफ कर दिया, और इसको भी मैं रफ कर देता हूं जिससे ज्यादा लिख पाऊं मैं। आगे देखो, इस वैल्यू को मैं रख देता हूं यहाँ पे, ई नेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ई नेट जो हमको मिला है वो मिला है के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब, ठीक है। आगे देखो, आर क्यूब मिला है ना, थोड़ा और इसको मैं बड़ा कर देता हूं, ये आर क्यूब। अब देखो इसमें अगर निकालना चाहो तो स्मॉल आर की जो वैल्यू निकालोगे वो क्या आएगी, ध्यान समझना, जो स्मॉल आर की जो वैल्यू आएगी पाइथागोरस थ्योरम से, तो वो क्या आएगी, आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही आएगी या नहीं आएगी। आप देख लेना इसमें, देखो अगर इस आर की वैल्यू निकालना चाहे अपन तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, दोनों का हो जाएगा। तो ये वैल्यू मैं उठा के यहाँ पर रख देता हूँ, तो ई नेट इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन, देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट की मतलब कितना होता है, इसकी पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी 3 है तो कितनी हो जाएगी, पावर 3/2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर इसका निकल के आ गया। अब इसमें अपन कुछ केस पढ़ लेते हैं। तो देखो इसका जो केस फर्स्ट होगा वो क्या होगा, ध्यान समझना, केस फर्स्ट मैं बोलूंगा कि यदि ये हमारे पास जो रिंग है, जो वलय है, इसके केंद्र पर अगर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना चाहूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना चाहूं, तो मैं लिखूंगा एट सेंटर ऑफ रिंग। तो इस रिंग के सेंटर पर जो x की बात करूंगा तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट को, इस बिंदु पॉइंट को, पी बिंदु को मैं अगर इसके सेंटर पर यहाँ पर उठा के आऊंगा तो इस x की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो x की अगर वैल्यू 0 हो जाएगी तो x की वैल्यू यहाँ पर रखूंगा तो ई नेट हमको क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ई नेट हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब कोई भी आपको पूछे कि कोई भी हमारे पास चालक रिंग है ना, जो हमारे पास चार्ज रिंग है, उसके अगर सेंटर पर अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है अपन को, तो हमको क्या मिलेगा, ई नेट इज इक्वल टू मिलेगा 0 मिलेगा। बात समझ में आ गई, पहला केस होगा। दूसरा जो केस की अगर मैं बात करूंगा तो केस सेकंड, अगर यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा देता हूं, इफ देखो इस आर की वैल्यू है वो हमारे पास बहुत कम है, किससे, एक्स से, मतलब इस आर की वैल्यू है ना, इस आर की वैल्यू जो त्रिज्या है ना हमारे पास, जो रेडियस है किसकी, रिंग की, इसकी वैल्यू बहुत कम है, किससे, इस एक्स के। ये एक्स हमारे पास क्या है, ये बिंदु बहुत दूर उपस्थित है, इसकी तुलना में बहुत ज्यादा है, इसकी तुलना में बहुत ज्यादा है, तो मतलब अपन क्या कर सकते हैं, इसको नगण्य मान सकते हैं। तो आर को अगर मैं नगण्य मानूंगा तो मेरे पास एक सूत्र निकलेगा यहाँ से, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू एक्स। देखो इसको तो मैंने क्या मान लिया, नगण्य मान लिया, तो नगण्य मतलब 0 के समथिंग मान लिया। तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपन को, एक्स की पावर, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, तो देखो x की पावर यहाँ से 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x की पावर कितना बचेगा हमारे पास, 3, सॉरी x 3 बचेगा, हाँ x 3 बच गया, तो एक x से एक x कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको जो मिलेगा वो मिलेगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। मैं दोबारा बता देता हूं आपको, पहला जो केस था वो तो ये था कि हमारे पास अगर इस सेंटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो ये बिंदु उठ के क्या आ जाएगा, इसके सेंटर पर जाएगा, सेंटर पर आ जाएगा तो x का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x का मान 0 हो जाएगा तो ई नेट का मान कितना हो जाएगा, 0। अब दूसरा जो केस पढ़ रहे हैं उसमें मैंने बताया कि यदि इस r की वैल्यू इस x से बहुत कम है तो इसकी जो उच्च घात है उसको अपन नगण्य मान लेंगे। तो मैंने इसको नगण्य मान लिया, आर स्क्वायर को नगण्य माना, तो के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यू बचा, है ना, यहाँ पे वैल्यू रखने पर, क्योंकि एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स की पावर 3 बचेगा, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर बचा हमारे पास, क्या बचा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो जो दूसरे जो केस की बात कर रहा था, मैं इसको हटा देता हूँ एक बार यहाँ तक, चलो इतना क्लियर कर देता हूँ मैं इसको, ये लो इतना क्लियर कर दिया, ठीक है। अब देखो जो सेकंड केस है, केस सेकंड की अगर मैं बात करूंगा तो यदि x इक्वल टू अपन इन्फिनिटी ले लेते हैं, मतलब ये जो x है ना, ये जो x
x दूरी पर ये बिंदु P रखा हुआ है, इसकी जो दूरी है बहुत ज्यादा है, मतलब इन्फिनिटी के बराबर है। अब इस इन्फिनिटी को मैं यहाँ पर रख देता हूं, तो ई नेट की वैल्यू, अगर इन्फिनिटी की वैल्यू यहाँ पर रखूंगा तो अभी हमारे पास क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बात समझ में आ रही है कुछ इन दोनों समीकरणों को देख के? इन दोनों समीकरण, दोनों केसों में आपको क्या समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला, जब सेंटर की बात करेंगे तो सेंटर पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, 0 होगा इसके केंद्र पर। और यदि अनंत पर बात करेंगे तो अनंत पर भी ई नेट का मान कितना होगा, 0 होगा विद्युत क्षेत्र का मान। मतलब ये बात क्लियर हो गई कि x बराबर 0 और x बराबर अनंत, इन दोनों के ही बीच में कुछ न कुछ हमारे पास विद्युत क्षेत्र होगा। x बराबर 0 और x बराबर अनंत पर हमारे पास विद्युत क्षेत्र का मान कैसा होने वाला है, 0 होने वाला है। इन दोनों ही कंडीशन में हमारे पास इसका मान क्या होगा, 0 होगा। अर्थात 0 और इन्फिनिटी, इन दोनों के बीच में हम विद्युत क्षेत्र का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इस तरीका से आज हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। पहला तो क्वेश्चन था, ये हमारे पास एक टॉपिक था जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला क्वेश्चन अपने क्वाड्रेंट के लिए पढ़ा था, उसमें आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। √2e आया था, मतलब के लैम्बडा अपॉन आर जो भी आपका आया था, √2 गुना आया था, है ना, वो हमने वैल्यू निकाली थी। दूसरा मैंने क्या बोला कि हमारे पास कोई आवेशित बलय है और उसके अक्ष पर अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने की कोशिश की। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए अपन ने क्या किया, कोई अल्पांश की कल्पना की और आगे पूरा हमने प्रोसीजर किया। इसके अंदर हमने 2 केस पढ़े थे। पहला केस हमने लिया था कि यदि सेंटर पर निकालेंगे तो सेंटर पे x का मान 0 हो गया था, वहां पे x का मान 0 हो गया तो वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 आया था। दूसरा हमने जो केस लिया था वो अनंत पर लिया था, अनंत पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसा आया, 0 आया था। इससे हमको पता लगा कि हमारे पास कोई आवेशित अगर बलय है तो उसके केंद्र और उससे अनंत दूरी पर कोई बिंदु उपस्थित है, दोनों ही स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसा होने वाला है, 0 होने वाला है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहूं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता x बराबर 0 से x बराबर अनंत दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगी। उसके x बराबर 0, x बराबर अनंत पर उसका मान क्या होगा, 0 होगा। यहाँ तक आई होप सभी को बात समझ में आई होगी। अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट हो तो आपको फोन नंबर स्टार्टिंग में बताया था, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 9672184972। ठीक है बेटा, अपना को ख्याल रखो, कोविड-19 से खुद को सुरक्षित रखो बेटा। बाहर अगर जरूरत हो तो ही आप निकलो, अदरवाइज आपको तो वैसे अभी जो 11th-12th में बच्चे हैं उनके लिए कोई ज्यादा जरूरत है नहीं कि बाहर निकलो आप लोग। तो आप देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए घर रहो और घर बैठ के पढ़ो, क्योंकि अभी आपकी 12th वाले बच्चों की एग्जाम भी नहीं हुई है। और जो अभी 11th में जो बच्चे हैं वो 12th में आ गए तो वो अगले साल की तैयारी करोगे, क्योंकि ये तो ऐसे ही चलता रहेगा आपका। देखो, हाना करते हुए आपका मतलब पुराना साल भी ऐसे ही निकल गया। 11th क्लास भी आपकी बहुत कम चल पाई। तो आप उस पुराने साल से सबक लो कि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। और 12th क्लास का जो सिलेबस, अभी जो 11th में बच्चे हैं ना, जो 12th में आने वाले हैं, वो अभी जो जिस मैं पढ़ा रहा हूँ इन सबको आप अच्छे से देखो, अपने नोट्स प्रिपेयर करो। अगर किसी को दिक्कत होती है, नोट्स वगैरह चाहिए, तो मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है बेटा, मैं इतना कर सकता हूँ आपके लिए। ठीक है, पेड क्लासेस वगैरह हम देखो अगर चलाएंगे तो आपको बता देंगे, अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि आप लोगों के पास जो पेरेंट्स वगैरह हैं वो सबके बस बैठे हुए हैं और आप सभी लगभग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और कोई दिक्कत नहीं, किसी के पास पैसा भी होगा तो वो ऐसे कोई इशू नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, लेकिन ये है कि देखो मामला गड़बड़ है तो अपन अफोर्ड नहीं कर पाएंगे पैसों को, इसलिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलाई जा रही है। तो आप देखो इनको दिक्कत क्या है आप लोगों को, फ्री ऑफ कॉस्ट में जो क्वालिटी मिल रही है आपको, वो पेड क्लास में भी आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं जो लेवल पढ़ा रहा हूँ, जिस लेवल से आपको पढ़ा रहा हूँ ना, वो IIT-JEE और नीट का लेवल है। ये समझो बहुत अच्छे लेवल से पढ़ाया जा रहा है आपको। तो स्टेट बोर्ड तो क्या, आप कंपटीशन जो एग्जाम है उसको भी फोड़ दोगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।